नमस्कार। मैं रोहित झा। साल में अब बहुत कम ऐसे महीने बच गए हैं जिस महीने कोई ऐतिहासिक काम ना हुआ हो। जिस गति से ऐतिहासिक काम किए जा रहे हैं, डर है कि कहीं ऐतिहासिकता ही अपनी महत्व न खो दे। देश ने पहले ऐतिहासिक नोटबंदी को झेला, जिसके भयावह परिणाम देखने को मिले। लाखों लाख लोगों की नौकरियां चली गई और सैकड़ों जिंदगियां खत्म हो गई। फिर आधी रात को जीएसटी, ऐतिहासिक जीएसटी लाया गया और कहा गया कि ये देश की आर्थिक आजादी है जो अर्थव्यवस्था को और मजबूती देगी। मगर आज अर्थव्यवस्था किस रसातल पे पहुंच गई है, किसी से नहीं छिपी है। वो सब छोड़िए, महामारी के दौरान महज 4 घंटे के नोटिस पर लॉकडाउन किया गया। कहा गया कि महाभारत का युद्ध 18 दिनों में जीता गया था, जबकि कोरोना के खिलाफ युद्ध 21 दिन में लगेंगे। फिर उसके बाद हमने क्या देखा? अब तक का सबसे बड़ा पलायन, प्रवासी मजदूरों का। शहर से शहर लगातार गांव की तरफ लौटते हुए वो तस्वीरें दिखाई दी जो अभी जहन में ताजा है। रास्ते में ही कईयों की मौत भी हो गई। हालांकि सरकार के पास वो आंकड़ा भी नहीं है, उसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे। लेकिन अब इतिहास बनाने के नाम पर किसानों को चुना गया है। संसद में तमाम हो हल्ले के बीच 3 किसान बिल पास हो चुके हैं और उस पर राष्ट्रपति की मुहर भी लग गई है, जो अब कानून बन चुका है। इसे कृषि सुधार के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। हालांकि किसानों में इसको लेकर खासी नाराजगी है। बीते 25 सितंबर को ही पूरे देश भर में इसको लेकर प्रदर्शन हुए। किसान ने प्रदर्शन किए, खास करके पंजाब और हरियाणा में। सरकार कह रही है कि ये कानून किसानों के फायदे के लिए है और किसानों को बहकाया फुसलाया जा रहा है। लेकिन उसी सरकार को ये भी बताना चाहिए कि उनके सहयोगी दल भी उनसे क्यों नाराज हो रहे हैं इस पर। हमने देखा कि केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने, जो केंद्रीय मंत्री रही है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद उनके 24 साल पुराने सहयोगी दल एनडीए के अकाली दल ने भी इसी कानून को किसान विरोधी बताते हुए एनडीए से वो अलग हो जाते हैं। अजीबोगरीब स्थिति बनी हुई है। इस पर बात करने के लिए, इसी किसान बिल पर बात करने के लिए हमारे साथ आज राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन और ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी के राष्ट्रीय संयोजक है वीएम सिंह जी। स्वागत है सर आपका, और धन्यवाद हमें समय देने के लिए। हम इन तीनों बिलों पर एक एक करके आएंगे, लेकिन उसके पहले मैं टिप्पणी चाहता हूं आपसे कि क्या है आपका कहना इस किसान बिल के ऊपर जो लाया गया मानसून सत्र में इस बार? आपने खुद अभी बताया कि मोदी सरकार ये थोपना चाह रही है। उन्हीं की सरकार के मंत्री कह रहे हैं गलत है, उन्हीं की सरकार के लोग कह रहे हैं गलत है। हमने लेख देखे हैं कि आरएसएस का जो किसान संघ है वो कह रहा है कि इसमें संशोधन लाओ। उसके बाद किसी को सुनने को तैयार नहीं है। जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात करने को तैयार नहीं है, अपनी मनमर्जी करने को तैयार हैं। और मैं तो यहां तक कहना चाहूंगा आपको कि जो हमें बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि एमपी अपने अपने गांव में जाओ, समझाओ लोगों को। जो समझाओ, हम क्या बेवकूफ हैं? जब जब सरकारें ने, केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने किसानों के खिलाफ मुकदमे हारे हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, तब हम लोग जीत के आए हैं वहां से उनके खिलाफ। तो क्या हम उनसे कम पढ़े लिखे हैं? उनसे क्या कम समझदार हैं हम लोग? वो क्या सोचते हैं? हमें क्या सिखाना चाहते हो? क्या बताना चाहते हो? अगर आप मुकदमे हार रहे हो, हम जीत के आ रहे हैं और पैसा ले रहे हैं पूंजीपतियों से, और आप कहो हमें कि आप हमें समझाओगे हकीकत क्या है, तो बड़ी शर्म की बात है। आज देश का किसान रोड पे है। जैसे आपने कहा, 25 सितंबर को इतिहास में पहली बार किसानों ने भारत बंद का कॉल दिया। मेरे जैसे लोग जो हमेशा कहते थे चक्का जाम नहीं करेंगे, रेल नहीं रोकेंगे, हमने भी उसका समर्थन किया एक दिन के लिए, पहली बार इतिहास के अंदर। क्यों? क्योंकि बहुत गलत काम हो रहा है। ये जीविका खतरे में है किसानों की। आज हमारे घर में आग लगी है, हम क्या बाहर निकलेंगे या आग में राख बन जाएंगे? किसानों को खुद देखना, इसलिए किसान बाहर निकल रहा है आज। जी अच्छा, मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार ने किसानों के लिए इतना बड़ा बिल लेकर आती है, कानून लेकर आती है, संशोधन कई मामलों में भी है, लेकिन क्या इस बारे में लाने से पहले किसान संगठनों से बात की गई या राज्यों के कृषि मंत्रियों से इस बारे में जिक्र किया गया, उनसे पूछा गया, उनकी राय ली गई? देखिए, मैं तो मानता हूं कि सरकार ने बिल ही नहीं बनाई है। मेरी सोच है कि उद्योगपतियों ने बिल बना के ये जो है दे दिया और उसी को अध्यादेश चढ़ा दिया। आप इसकी लैंग्वेज भी देखोगे, बड़ी अजीब लैंग्वेज जा रही है। अध्यादेश पुराने भी आते हैं, बिल पुराने भी आते हैं,
पर इसमें क्या इन्होंने किया है कि आपने कहा सरकार ने किसानों के लिए किया है। आप पूरा बिल पढ़ लो, ये पूरा उद्योगपतियों के लिए, साहूकारों के लिए है। किसान के कंधे से तो केवल बंदूक चलाई जा रही है, तभी तो किसान को मनाया जा रहा है। आज संगठनों से बात करने की अब इनका कार्यक्रम शुरू हुआ है। सब कुछ खत्म करने के बाद अब मनाने की बात कर रहे हो, कवायद कर रहे हो। कुछ सरकारी संगठन होंगे, बाकी 99% संगठन जो है इसके विरोध में है। आप इक्का दुक्का लाके कहते हो कि किसान खुश है। अरे किसान खुश है तो रोड में क्यों आ रहे हैं? किसान ने तो देश को कोरोना के अंदर खाना खिलाया है, देश की सेवा करी है। हम तो चाहते थे, हमने बहुत बार प्रेसिडेंट से भी कहा, राष्ट्रपति से भी कहा कि 2 बिल जो किसानों ने प्राइवेट मेंबर बिल रखे थे उसको पास कराने के लिए आप स्पेशल सेशन बुलाइए। आधी रात को जीएसटी के सेशन बुला सकते हो, आधी रात को मत बुलाओ, दिन में बुलाओ, पर पास करने के लिए बुलाओ। क्या थे? कर्जा मुक्ति पूरा दाम। पर आप तो हमें पूरा खत्म करने के लिए बिल लेके आ गए और कह रहे हो तुम्हारे लिए लाए हैं। जो हमने दिए उसको नजरअंदाज कर गए। उससे बात करो, उस पर बात करो ना। स्वामीनाथन के लिए आपने वायदा किया था हमसे, 1.5 गुना लागत का दाम देंगे। मोदी जी, आप ही का वायदा था, आपके मैनिफेस्टो में लिखा था 2014 के अंदर। फिर आपने 15 में हल्फनामा दे दिया सुप्रीम कोर्ट में कि नहीं, हम नहीं कर पाएंगे। फिर 17 में या 18 में, 17 की बात है शायद, अरुण जेटली जी ने कहा हमने दे दिया। क्या दिया आपने? जो मनमोहन सिंह सरकार ने रबी के अंदर गेहूं का 200 रुपए क्विंटल बढ़ाकर, जो उन्होंने A2 प्लस FL कॉस्ट प्लस फैमिली लेबर जो उन्होंने दिया था रबी के अंदर, आपने खरीफ में वो दे दिया और 200 रुपए बढ़ा दिया धान का। आपने कहा दे दिया। ये जुमलों की राजनीति वहां चलेगी जहां पढ़े लिखे लोग ना हो। आज किसान पढ़ा लिखा है, गुमराह नहीं होगा। हमारे बच्चे जो हैं उनको मौका नहीं मिल रहा। एक एक बच्चा गांव का पढ़ा लिखा है, समझदार है। इसलिए बेवकूफ बनाने का बात करो, वहां करो जहां चल जाए। बहुत चल गया, अब बेवकूफ बनाने की बात मत करो, सीधी बात करो। और बेवकूफ बनाने में एक और बात कहूंगा, हमारे यहाँ मंत्री जी हैं नरेंद्र तोमर जी, उनको मैं आपके माध्यम से, सबके माध्यम से बार बार चैलेंज कर चुका हूं। मंत्री जी, आपने बार बार कहा है टीवी पे आकर, ये बिल ऐसा है किसानों की जिंदगी बदल देगा। अगर नुकसान होता है आपदा से तो तुम्हें घाटा नहीं होगा इसके बाद। कहा है ना उन्होंने। मैं चैलेंज देता हूं सबके माध्यम से उनको कि बताइए कहां लिखा है, कौन से बिल में लिखा है? बिल में जो आप कहते हो ना कॉन्ट्रैक्ट वाले में लिखा है, उसमें केवल सेक्शन 14 में ये लिखा है अगर आपदा आती है, आपदा को भी आप डिफाइन करोगे। आपदा आती है तो जो आपने एडवांस लिया है खाद बीज के लिए वो वापस नहीं करना पड़ेगा किसान को। फसल का पैसा देने की बात कहीं नहीं लिखी है। हम तो जोर जोर से बोल रहे हैं। बताइए मंत्री जी, बेवकूफ मत बनाइए। ये देश का किसान अब बेवकूफ नहीं बनेगा, देश को खिलाता है, देश की सेवा करता है, धरती माँ का सपूत है। इसमें ताकत है, बल है, बूता है, इसमें सोच है, अकल है कि वो अपनी बात ढंग से रख पाए। अभी आप पंजाब में है या हरियाणा में? अभी जहाँ से बात मैं कल हरियाणा, अभी मैं दिल्ली आया हूँ। अच्छा। और शायद अभी मैं राजस्थान जाने का है मेरा अभी थोड़ी देर में, और कल फिर मैं हो सकता है हरियाणा जाऊं, पक्का नहीं अभी। पंजाब हरियाणा जब आप गए थे तो किसानों में नाराजगी किस चीज को लेकर खास करके ज्यादा है? उन्होंने बात की, मतलब क्या वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाह रहे हैं इस मामले में? देखिए, ये गलतफहमी जो है ना सबकी दूर करना चाहूंगा मैं। ये सरकार भी बना रही है, ये पंजाब एंड हरियाणा का आंदोलन है। अरे पश्चिम उत्तर प्रदेश को देखो, पंजाब से पहले पश्चिम उत्तर प्रदेश में चालू हुआ था ये पूरा का पूरा। आप देखें, मुजफ्फरनगर हो, बिजनौर हो, सहारनपुर हो, मेरठ हो, यहां से लेके पूरा का पूरा, और 25 तारीख में लखनऊ में भी पूरा चक्का जाम हुआ था। ये पंजाब हरियाणा क्यों बना रहे हो? तेलंगाना क्यों नहीं बात करते हो? नहीं, आंध्र क्यों नहीं बात करते हैं? कर्नाटका के अंदर जिस दिन हमारा हुआ है 20,000 लोग वहां पर रोड पे आए हैं, उनकी बात क्यों नहीं करते हो? पूरे देश में आज मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, कोई ऐसा प्रांत नहीं था जहां पर 25 सितंबर को लोग बाहर ना निकले हो, चक्का जैम ना किया हो, रेल ना रोकी हो। क्योंकि ये रोष है, ये किसानों का रोष है। आपने पंजाब हरियाणा की बात करी है, वहां पर भी वही रोष है। हमारी जीविका खतरे में है। नौजवानों को आज
उनकी नौकरी चले गई है, कोरोना में चले गई है, नोटबंदी में चले गई है। मोदी जी आपने कहा था 15 लाख नहीं मिला, हम वो राजनीतिक बात नहीं करेंगे, वो जीविका की बात थी 15 लाख भी, पर उसके फिर भी बात नहीं करेंगे। नौकरी जब चले गई है, उनके पास रास्ता क्या है? खेती ही एक जरिया है। आपने देखा जीडीपी 23.9 नेगेटिव में चले गई, और वहीं किसानों ने कोरोना से लोहा लेकर 3.4 बचाई है। यही जरिया है देश के लिए। इस जरिए को काटने का काम मत करो, समाप्त करने का काम मत करो, बरगलाने का काम मत करो। आज बरगलाया जा रहा है, और वही पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहां से लेके केरला से लेके तमिलनाडु, हर कहीं क्या है? सबके मन में रोष है कि ये बिल वापस करो, ये बिल हमारे लिए सही नहीं है। पूरा देश कह रहा है वापस करो, और मोदी जी कह रहे हैं कि नहीं वापस नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है अंदर से ये उद्योगपतियों के लिए है, ये किसानों को खत्म करके उद्योगपतियों को सामने लाने का है। अगर किसानों का ही होता तो 2 मिनट में वापस करते, बोलते तुम नहीं चाहते तो हम वापस कर रहे हैं। पर आज उन्हें मालूम है कि ये कंधे से बंदूक चला रहे हैं किसानों की, और मदद कर रहे हैं। और उसमें उद्योगपतियों की मदद तो ही है, उपभोक्ता का भी नुकसान है इसके अंदर। आपने देखा ना, पिछले 10 दिन में आलू का रेट 30 रुपए से 70-80 रुपए हो गया है। वैसे ही आगे बढ़ते जाएगा। क्यों? ये जो खरीदने वाले लोग हैं, ये स्टॉक कर सकते हैं जितना चाहें स्टॉक करेंगे, इनके ऊपर कोई कह नहीं सकता, क्योंकि ये स्टॉकिस्ट को आज दर्जा मिल जाएगा। एफपीओ बना लेंगे, जिसके पास 3 जिसके पास पैन कार्ड है, एफपीओ के अंदर बन जाएंगे, और एफपीओ को किसान का दर्जा है, तो 3/7 भी नहीं लगेगा। ये शॉर्टेज दिखाएंगे, रेट बढ़ाएंगे और बाहर निकालेंगे, तो देश का भी नुकसान है। किसान तो बर्बाद होगा, देश को भी महंगाई झेलनी पड़ेगी। हालांकि ये बात आपने सही कही कि जीडीपी पिछली तिमाही के दौरान भी इकलौता ऐसा सेक्टर था, खेती किसानी ही, जो पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिला था। बाद बाकी सब जो गर्त में चला गया, नेगेटिव में चला गया। अच्छा, अब एक एक करके आते हैं तीनों बिल के ऊपर। एक जो पहला है, जैसे अंग्रेजी में कहा गया द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, हिंदी में से कहा गया कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य। इसमें सरकार कह रही है कि ये दरअसल पहले जो किसान पहले निर्भर थे पीएमसी के ऊपर, उन्हें एक और दरअसल एक प्राइवेट सेक्टर की मंडी दे दी जाएगी, जिससे किसानों को ही फायदा होगा, और वो अपनी जो उपज है वो किसी और प्रदेश में जाके, किसी और राज्य में जाकर बेफिक्री से बेच सकते हैं। ये सरकार का कहना है इस बारे में। जी रोहित, पहली चीज तो ये सरकार का इसमें ये भी कहना है, जब उन्होंने फ्लैगशिप योजना अपनी चालू करी थी इस बिल से, कहा था 1 नेशन 1 मार्केट। जैसे 1 नेशन 1 जीएसटी, 1 नेशन 1 सब कुछ जो है, इसमें 1 नेशन 1 मार्केट। अब वो खुद कह रहे हैशटैग, तो एक ही बात है ना, बिल तो वही है। हाँ, हैशटैग तो वही था। अब इसमें आप देख लीजिए, आप इन्होंने कहा, इनकी सोच और सूझबूझ कहाँ जाती है। इन्होंने कहा एपीएमसी मार्केट रहेगी, वहीं बाहर प्राइवेट मार्केट होगी, तो 1 नेशन 1 मार्केट नहीं, वो 1 एरिया 2 मार्केट तो सामने दिख रही है। देश की बात मत करो, एक तहसील में 2 मार्केट खड़ी कर दी आपने। ये क्या बोलते क्या है? कौन समझाता है इनको? मेरी बात समझ रहे हैं ना? एपीएमसी है, खत्म नहीं कर रहे, वहां जा सकते हो, हम तुम्हें एक और दे रहे हैं, तो एक ही एरिया में वही 100 मीटर में 2 मार्केट हो गई, तो 1 नेशन 1 मार्केट कहां से आ गया भाई? नंबर 1, 1 नेशन 1 मार्केट अगर मान भी लें, मान क्या, वो तो मानने वाली बातें नहीं है, पर अगर हम कहें जहां चाहो तुम बेच सकते हो, तुम्हारी बेड़ियां खुल गई हैं, यही बोलते हैं ना, बेड़ियां खुल गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कब खोली आपने बेड़ियां? बोले जिस दिन कानून आया। कानून कब आया? कानून आया 5 जून को। अध्यादेश तो कानून होता है ना, 5 जून को आ गया। जुलाई में, अगस्त में पूरे देश में मक्का बाहर निकली। मक्का का एमएसपी क्या था? मक्का के जो हार्वेस्टिंग के बाद मक्का बाहर आई बिकने के लिए, क्या था उसका? 1760 रुपए प्रति क्विंटल उस समय था, अब 1850 रुपए है। 1760 का एक भी आदमी को 1000 रुपया नहीं मिला। 600, 700, 800, 900, 1000 में मक्का बिकी। कौन सा आदमी बाहर गया 1 नेशन 1 मार्केट में? असम कौन गया जहां 2000 की बिकती है? कौन बाहर गया लेकर? किसान के पास ना तो साधन है बाहर लेके जाने का, ना उसके पास जरिया है, क्योंकि एक एवरेज किसान, 86% किसान 2-3 एकड़ उनकी जोत होती है। उसमें से अगर एक उसमें मक्का लगाया उन्होंने, आधे एकड़ 1 एकड़ में लगाया। छोटे और मध्यम वर्गीय ज्यादातर किसान 86%। ये सरकारी आंकड़े हैं, मेरे आंकड़े नहीं है। तो वो 86% लोग तो बाहर जा नहीं सकते, इसलिए
उन्होंने सस्ता बेच दिया, सरकार ने खरीदा नहीं। आज सरकार कह रही है हम एमएसपी पे खरीद रहे हैं, खरीदा नहीं उन्होंने, डंके की चोट पे कह रहा हूं, एक दाना नहीं खरीदा उन्होंने। उसके बाद जिनने खरीदा 700-800 का, उनके पास साधन भी था, ट्रक के ट्रक गए, उनके पास गाड़ियों के वैगन गए होंगे, रेल वैगन गए होंगे और बाहर लेके गए, और 700 रुपए का 2000 रुपए कमा के 200 गुना उन्होंने प्रॉफिट कमाया है। ये प्रॉफिट उद्योगपति कमा सकता है, किसान नहीं कमा सकता। नंबर 1, ये तो आपके रही वन नेशन वन मार्केट की चोरी। और बेड़ियों की बात मैं और कहूंगा, बेड़ियां खुल गई थी, आदमी जा सकता था ना, नहीं गया। ये बेड़ियां कब खुली हैं? आप प्याज खाते हो, देश प्याज खाता, कुछ खाए नहीं खाए, देश तो प्याज खाता है। ये प्याज कहाँ उगता है? ज्यादा दिल्ली के आसपास नहीं उगता, नॉर्थ इंडिया में नहीं उगता है, ये महाराष्ट्र में ज्यादा उगता है। ये रासन गांव है, पीपल गांव है, नासिक के एरिया में ज्यादा उगता है। वो प्याज कब से आ रहा है? यहाँ सदियों से आ रहा है। अगर बेड़ियां लगी थी मोदी जी, तो प्याज कैसे खा रहे थे दिल्ली के अंदर? किसान की बेड़ियां वहां लगी हैं, उसके पास साधन नहीं है बाहर जाने का, उसको वो बैलगाड़ी में लेके जाता है, ट्रैक्टर ट्रॉली तक नहीं है उसके पास। अगर वो जाता है टेम्पो पे लेकर, टेम्पो वाला फटाफट गिर देता है और वापस अपना ले जाता है। बिके या नहीं बिके, तो किसान को मजबूरी कम रेट पर ही बेचना पड़ता है, क्योंकि उसको वापस लेके जाने का भी साधन नहीं है उसके पास। किसान का भी बुरा हाल है, अपनी मंडी में लेके जाने का बुरा हाल है। वन नेशन वन मार्केट। और फिर एक मिनट के लिए अगर 10 किसानों ने मान भी लिया कि हमारे पास 10-10 क्विंटल है, हम 100 क्विंटल जाएगा ट्रक के अंदर, हम ले जाएंगे बाहर। वो एक बाहर ले गया, दिल्ली लेके आ गया, हरिद्वार से भी क्या छोटी जगह से दिल्ली लेके आ गया। अब उसकी पेमेंट होगी 3 दिन के बाद, इसी एक्ट में 3 दिन के बाद पेमेंट होगी, 3 वर्किंग डेज। सैटरडे संडे आ गया तो 5 दिन के बाद, 5 दिन के बाद उसे फिर आना पड़ेगा वापस लेने के लिए, बाहर की अगर बाहर बेचने के। और उसके बाद अगर आदमी ने नहीं दिया तो आप उसके खिलाफ केस नहीं कर सकते, कोर्ट नहीं लेके जा सकते, आप जाओगे एसडीएम के यहाँ, एसडीएम और वहीं पर वापस चलें। अगर जहां से मैं एसडीएम लेवल, एसडीएम, अरे एसडीएम और जिला अधिकारी और अधिकारी ये पूंजीपतियों के होते हैं, हमारे होते हैं। कौन सा किसान जाके मिल सकता है एसडीएम से? अरे हमारे नॉर्मल केस 4-4, 5-5 साल लगते हैं। सिविल कोर्ट इज बार्ड, जुरिस्डिक्शन ऑफ द सिविल कोर्ट इज बार्ड लिखा है उसके अंदर बड़ा क्लियरली। सिविल कोर्ट का भी ऑप्शन नहीं रह गया वहां। वही। अब दूसरी बात करिए, अगर हम वहीं पर ही, एक मंडी है, उनने कहा हम दूसरी आपको चॉइस दे रहे हैं, दूसरी चॉइस में हम चले गए, दूसरी चॉइस में हम चले गए, और एक आदमी 4-5 आदमियों ने पैन कार्ड लेके, उद्योगपतियों को छोड़ दो, वो तो वैसे ही हेराफेरी बहुत करते हैं, पैन कार्ड लेकर वहां से उन्होंने अपना एफपीओ बनाया और खरीद चालू कर दी। 5 दिन में खरीद कर ली 3-4 करोड़ रुपए की, और गायब हो गए। क्या कर लोगे? ये कैश पेमेंट क्यों ना हो? हम डीजल कैश लेते हैं, हम खाद कैश लेते हैं, हम बिजली का बिल कैश देते हैं, कीटनाशक कैश लेते हैं, हमें कैश क्यों ना मिले भाई? ये क्या मतलब 3 दिन का? और गन्ना किसान तो उत्तर प्रदेश का, बिहार का, पंजाब का, हरियाणा का, उत्तराखंड का, हम सब देख चुके हैं ना, पेमेंट देने के बाद कहां मिलता है, लटकना पड़ता है, कोर्ट जाना पड़ता है, कोर्ट भी नहीं जा सकते। तो ये जो इन्होंने किया है, इसमें कोई दम नहीं है। ये केवल, जैसे मैंने कहा, दम किसके लिए है? मक्का बेचा हमने सस्ता, 2 गुना ज्यादा रेट पे बेचा उन्होंने, उद्योगपतियों ने बाहर जाकर। किसका मुनाफा हुआ? उनका मुनाफा हुआ। आज मैंने आपको प्याज का उदाहरण दिया, सेब जाता है ना, कहां जाता है सेब हमारा? कश्मीर का। बेड़ियां लगे ना उनकी, तो नहीं बेच सकते बेचारे, विदेशों में भी जाता है, हर कहीं जाता है, चेरी जाती है, प्लम्स जाते हैं। अरे हर व्यापार यहां से वहां होता है, पर साधन नहीं होने के कारण व्यापारी व्यापार करता है, किसान व्यापार नहीं करता है। पर बेड़ियां किसी की लगी नहीं थी। ये मुश्किल है, ये बोलना बड़ा आसान है, जुमलों की भाषा करो, लोगों को उसमें अटका दो। पर आज कोई किसान इतना पढ़ा लिखा हो गया है कि किसान कोई अटकने वाला नहीं है। अच्छा, सेब किसानों का आपने जिक्र किया। कश्मीर में 370 के एप्लीकेशन के बाद वहाँ तमाम तरह की मुश्किलें झेलनी पड़ी। जितना भी स्टॉक था किसानों का वो सड़ गया वहीं पर। उसके बाद फिर अचानक हुई बर्फबारी के बाद आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी गया था। तो अभी उसके बाद क्या स्थिति रही किसानों की, खासकर कश्मीर के सेब किसानों की? क्या सरकारी कोई मदद मिला? ऐसा है कि 370 और बाकी चीजों से मैं बता रहा हूँ ना आपको, इन चीजों से हमें मतलब नहीं है। हम वहां पर गए थे, एक लेके हम लोग गए थे वहां पर 7 लोगों का, और जाके हमने देखे कि जो सेब का पेड़ होता है
वो 2 फाड़ हो गया था बर्फबारी के अंदर, और वो 20-25 साल 10 सेब के पेड़ जिसके पास है वो 20-25 साल उसका घर चल जाता है। उनके लिए गए थे, कॉम्पनसेशन नहीं मिला, नहीं मिला। जैसे आपने कहा उस समय पूरा का पूरा नेटवर्क डाउन था, उनका नेटवर्क डाउन था, तो ट्रक नहीं आ पाए, ट्रक बता नहीं पाए, सेब सड़ गए, कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिला। तो ये चीजें जो है किसानों की, हम तो किसानों के लिए गए थे, किसान जहां भी होता हम जाते हैं, पर हकीकत ये है कि अब किसान भी समझ रहा है कि सरकार कितना बेवकूफ बना रही है। सरकार से केवल हम कहेंगे सरकार को कि हम या तो हमारे हाल पे छोड़ दो, हमें बेवकूफ मत बनाओ, हम आगे पीड़ित हैं। आपने देखा ना सुशांत सिंह राजपूत के अंदर एक बालक ने आत्महत्या करी, सबको दोष है, सबको खेद है, मुझे भी अफसोस है, सबको अफसोस है, पर सीबीआई इंक्वायरी हुई कि आत्महत्या कैसे करी। यहां पर एक साल में 42,480 किसान और मजदूरों ने आत्महत्या करी पिछले साल, जब इस साल उन्होंने देश को खिलाया। किसने इंक्वायरी करी कि ऐसा नहीं होना चाहिए आगे के लिए? किसान को केवल बेवकूफ बनाना काम मत करो, किसान के लिए करना है तो ढंग से काम करो। किसान इतना बेवकूफ नहीं है, जब उसको मालूम चल जाएगा कि मेरे लिए फायदा हो रहा है तो किसान पीछे नहीं हटेगा, बाहर रोड पे नहीं आएगा, आपके मुर्दाबाद जिंदाबाद नहीं करेगा। आज आप क्या कर रहे हो? आज आप केवल और केवल किसानों को गुमराह कर रहे हो। आज तभी तो आपने देखा, कल आपने देखा सिरसा में हम लोग गए थे, कोविड है, कोरोना है, सबको मालूम है जिंदगी खत्म हो सकती है, पर उसी दौरान आपने बिल लेके आए हो जिसका विरोध करना जरूरी है। लोग बाहर निकल रहे हैं, उन्होंने कहा वैसे भी मरेंगे, वैसे भी मरेंगे, बाहर जा रहे हैं। हम उनसे जितना कह लें सेफ डिस्टेंसिंग करो, नहीं करो, नहीं मानने को तैयार हैं। पर यही चीजें जो आज हैं, किसान को आज मालूम है कि अगर मैं बाहर नहीं निकला तो हम हमेशा के लिए खत्म हो जाऊंगा। ठीक है, ये हाँ। अच्छा, मैंने पहला जो बिल का जिक्र किया, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, इसमें अगर सीधे तौर पे अगर समझा जाए आसान भाषा में, तो एक सरकारी जो एपीएमसी जो मंडी है, उसके ठीक सामने एक और प्राइवेट सेक्टर की मंडी खुलने जा रही है, ठीक। लेकिन सरकार की चालाकी क्या है इसमें कि एक में टैक्स लगेगा और दूसरे में नहीं लगेगा। जाहिर सी बात है कि जिसमें टैक्स नहीं लगेगा लोग उसी की तरफ ज्यादा जाएंगे। तो ये एपीएमसी जो है वो दरअसल होते हुए भी नहीं है। तो क्या, और लोग भी यहाँ तक ही कह रहे हैं कि ये पंजाब और हरियाणा के खास करके किसानों को ज्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि वहां पर जो मंडियों की जो व्यवस्था है वो थोड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से है। तो इसके बारे में जरा सा बताइए कि क्या एपीएमसी जो है वो होते हुए भी नहीं होगा, या किस तरीके से काम कर रही है सरकार इस पर? देखिए, सरकार जो कह रही है ना कि एपीएमसी भी रहेगी, मंडी भी खुली, प्राइवेट मंडी भी रहेगी। अब सरकार को एक चीज देखना है, आप एपीएमसी को नेचुरल डेथ मार रहे हो, क्योंकि आपने कहा एपीएमसी में टैक्स लगेगा, बाहर टैक्स नहीं लगेगा। वहीं पर जो खरीदार है, जो ट्रेडर है, आरटीआई तो एक हो गया, ट्रेडर एक हो गया। जो ट्रेडर है अब वो बाहर से लेगा, अंदर से नहीं लेगा ना, बाहर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और लाइसेंस ट्रेडर है वो एपीएमसी में ही ले सकता है। अब अनलाइसेंस ट्रेडर बाहर से लेगा, ये भी देखिए साथ आप, जिसके पास लाइसेंस नहीं है, जो एपीएमसी में नहीं जा सकता, वो बाहर से खरीदेगा। 3 पैन कार्ड 2 पैन कार्ड वाले अपने एफपीओ बना के आ जाएंगे, पैसा हो या नहीं हो, उनके पास लिमिट भी नहीं हो, ये भी नहीं कि गारंटी हो लिमिट का, बैंक गारंटी हो, कुछ भी नहीं है उनके पास। ये आप धोखाधड़ी के लिए पूरे रास्ते खोल रहे हैं और एपीएमसी को खत्म करने की बात कर रहे हैं। वो अलग बात है कि किसान का और आरटीओ का पुराना रिश्ता चला आ रहा है, और कभी बेटी की शादी है, कभी क्या है, उनसे एडवांस भी लेते हैं, खाद बीज का भी एडवांस लेते हैं, वो सूद भी लेते हैं, वो अलग बात है। पर उसमें आप करिए कि उसको रिफॉर्म करिए, ढंग से करिए कि एमएसपी से कम कोई बिकेगा नहीं एपीएमसी के अंदर। और इतना आपको, अगर आप लोन दे रहे हैं, आपको इतना इंटरेस्ट चार्ज करना, ज्यादा नहीं चार्ज करना है। कहीं पर क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट हो जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता है, आप उस पर रोक लगाइए। अरे एक आदमी बीमार है, उसका इलाज करने के बदले आप तो मार डालना चाहते हैं ना उसको, सीधा के सीधा। एपीएमसी बहुत पुरानी चीज है और एपीएमसी यहाँ खत्म हो गई है। बिहार चले, पंजाब हरियाणा नहीं, बिहार चले। बिहार में 2006 के अंदर खत्म हो गई थी। अब आप बताइए बिहार कितनी तरक्की कर गया? 14 साल हो गए। एपीएमसी खत्म करके जो तरक्की होती है, आज बिहार देश में, बिहार का किसान
सबसे लोएस्ट, सबसे नीचे की श्रेणी में है। आज आपको मालूम है बिहार में आधे खेत, तो आधे तो नहीं कहूंगा, बहुत खेत खाली पड़े रहते हैं। भाई क्या पलायन करेंगे कर रहे लगा के हैं, जब वहाँ के जो किसान है पलायन कर रहे हैं, हमने लॉकडाउन के दौरान पलायन भी तो कर देखा। रहे हैं। जो वहां बैठे वो खेती नहीं कर रहे, वो कहते हैं क्या करेंगे, घाटे का सौदा है। तो आज जब आपने देखा है कि एक एक्सपेरिमेंट आपका फेल हो गया है, कोरोना की बात करें, कोरोना में अगर एक वैक्सीन फेल हो जाएगी, क्या आप लोगों को लगाओगे? क्या नहीं लगाओगे ना। वैसे ही अगर एपीएमसी बिहार में फेल हो चुकी है, तो आप देश में क्यों लगा रहे हो भाई? उस एक्सपेरिमेंट का फायदा उठाओ। देश को बर्बाद करने के अंदर उसका योगदान नहीं होना चाहिए एपीएमसी को खत्म करने का, जो आप एक बार ट्राई कर चुके हो। अच्छा, दूसरे बिल पे आते हैं, जिसे अंग्रेजी में कहा गया द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज, हिंदी में जिसे कहा गया कृषि कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार। करार जो एग्रीमेंट है, जिसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहा जाता है आसान भाषा में अगर समझे तो। इसमें सरकार कह रही है, सरकारी पक्ष कहता है कि ये किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है। और वो कैसे है कि पहले क्या होता था कि किसान जो बीज मान लीजिए बोने गया, उस वक्त उस फसल या उपज की कीमत मान लीजिए मार्केट में 20 रुपये प्रति किलो है, लेकिन जैसे ही वो फसल हुआ और उसको काट कर जब वो मंडी में आता है, तो वो हो सकता है वो दाम जो है वो गिर जाए। तो इसमें सरकार कहती है कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो होगी वो फार्मर से डायरेक्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकेगी। इसमें क्या होगा, सरकार किसान जो है वो निश्चिंत हो जाएगा कि अगर मार्केट में बाद में अगर उस फसल की कीमत गिरती भी है तो उसे कम से कम नुकसान नहीं होगा। ये सरकारी पक्ष कहता है, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अभी से नहीं पहले से भी होता है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो ये है, जैसे मैंने कहा कि सरकार जितने ये बिल लाए हैं, पता नहीं कौन बिल लाया है, उद्योगपतियों ने दे दिया, उन्होंने टेबल कर दिया है, उन्हें पता ही नहीं कि क्या है। उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड तो अभी बना 2000 में, 53 में एक्ट आ गया था। उसके बाद 55 में कहीं आया, 60 में कहीं आया, 80 में कहीं आया, 85 में बिहार का बाद में एक्ट आया। सब में एग्रीमेंट की बात है। जो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहे हैं, गन्ना किसान आज 67 साल से उत्तर प्रदेश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहा है। मेरा समझौता मिल के साथ अपनी सोसाइटी के माध्यम से होता है। वही कॉन्ट्रैक्ट है कि मैं आपको दूंगा, इस रेट पे दूंगा, इस शेड्यूल में दूंगा, ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट है। पर हम तो देने का काम कर देते हैं, वो पैसे देने का काम नहीं करते, निभाते नहीं है कॉन्ट्रैक्ट। हम कोर्ट जाते हैं, कोर्ट से आदेश लेके आते हैं, फिर देर सवेर पैसा मिलता है, और यहां पर फिर इन्होंने कह दिया है कि आप कोर्ट नहीं जा सकते। इस बिल में भी है, सेक्शन 19 में है कि आप कोर्ट नहीं जा सकते। आप सिर्फ एसडीएम लेवल पे ही आपका निपटारा होगा अगर समस्या है तो। नहीं, एसडीएम लेवल पर, अरे कोर्ट का आदेश हमारा एसडीएम लागू नहीं कर सकता, मेरा जिलाधिकारी लागू नहीं कर सकता। वो कहता है कि केस कमिश्नर नहीं कर सकता, मुख्यमंत्री कहेंगे तो होगा जी। तो वो तो जो है ना टालते हैं। आज हमारे केस में कोर्ट ने कहा है कि आपको ब्याज देना पड़ेगा सबको, क्योंकि किसान अगर गन्ना लगाता है, लोन लेता है, उसको ब्याज देना पड़ता है, तो आपको लेट पेमेंट का ब्याज देना पड़ेगा। कोर्ट ने कहा है, नहीं दिया। एक सरकार पहले की थी, उन्होंने माफ कर दिया, उसके आदेशों को खारिज कराया, और उसके बाद में इस सरकार को कहा, योगी सरकार को कहा, तो जब कोर्ट ने केन कमिश्नर से कहा कि तुम्हें जेल भेजेंगे, तब उसने हल्फनामा दिया, और अब कहीं ना कहीं मिलना चालू हो रहा है। ये तो देखिए, अगर कोर्ट ना हो, एसडीएम के पास जाएंगे हम। अरे एसडीएम को इतना बड़ा मत बनाओ भाई, सब डिविजन ऑफिसर बड़ा छोटा आईएसपी, उसको रैंक नहीं देते आप, उसको आप इतना बड़ा मत बनाओ। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आज की तारीख के अंदर केवल और केवल इन बिलों के अंदर कुछ नहीं है। वहीं पर ये पहले भी ट्राइड हैं। ये बिल आपको पंजाब में, हरियाणा में, महाराष्ट्र, गुजरात, पेप्सिको जब आई थी ना, इन्होंने कहा था हम चिप्स बनाएंगे, हमें आलू चाहिए, उन्होंने कहा टमाटर केचप लगाएंगे, हमें टमाटर चाहिए, हम केचप बनाएंगे। उस पर क्या हुआ, जब फसल आ गई, फसल आने के बाद इन्होंने कहा नहीं भाई, ये तो मोटा है, ये छोटा है, चिप्स नहीं बनेंगे, ग्रेडिंग करेंगे हम। ग्रेडिंग के बाद इन्होंने आधे रेट पे लेना चालू किया, तो किसान बर्बाद हो गया, कहीं छोड़ के भी आ गए। वहीं पर इस एक्ट में भी सेक्शन 6(2) के अंदर लिखा है कि जो खरीदेगा वो मुआयना करेगा, जो कॉन्ट्रैक्ट देगा आपका। आपने तो कह दिया ना, मैंने वही कहा कि मंत्री जी जो मन में आता बोल देते हैं।
इसमें लिखा है कि उसके बाद में वो मुआयना करेगा, इंस्पेक्शन करेगा। अगर ठीक, इंस्पेक्शन का मतलब क्या है? ठीक पाएगा तो लेगा, नहीं पाएगा तो नहीं लेगा। उसमें ये तो नहीं है कि सबका लेना पड़ेगा, इसी रेट पे लेना पड़ेगा। अगर हो जाता तो मुआयना कायका। और वहीं पर रेट की बात करें, सेक्शन 5 कहता है कि आपको गारंटी प्राइस देनी पड़ेगी। अरे मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी दे दो ना, कि इससे ऊपर होगा, नीचे नहीं होगा। एमएसपी से ऊपर ही होगी, नीचे नहीं होगी, खत्म हुई बात। नहीं कर रहे। आप गारंटी चाहोगे, एमएसपी अगर 1705 की है, आप चाहोगे गारंटी आपको 1200 की कोई दे दे। वाह क्या बात। और फिर कहते हो ये किसान के लिए है। मतलब इतना पागल बनाने की जरूरत नहीं है किसान को। किसान बहुत दुखी है आज। तीसरे बिल पे मैं आना चाहूंगा। तीसरे बिल में ये समझ से परे है कि सरकार क्या कहना चाह रही है इसमें। है अंग्रेजी में जिसे कहा गया इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, हिंदी में कहा जा रहा है आवश्यक वस्तु संशोधन कानून। मेरे हिसाब से 65 में काला कानून जो है, सॉरी, काला बाजारी रोकने के लिए 65 में ये कानून आया था। 1955 में 55 में आया था, हाँ जी। तो उस वक्त ये आया था कि आप भंडारण नहीं कर सकते हैं, एक जगह स्टॉक नहीं रख सकते हैं, वो ठीक है। लेकिन अभी सरकार अभी आगे आके कह रही है कि आप सिर्फ आपदा में, और कोई अगर महामारी होती है या कोई अगर भुखमरी जैसी हालात होती है, उस वक्त आप जो है ऐसा नहीं कर सकते। बाद बाकी समय आप जो है भंडारण कर सकते हैं, स्टॉक रख सकते हैं। सवाल ये है कि क्या किसान के पास, वो किसान उतना सक्षम भी है? जैसा कि आप कह रहे थे कि छोटे किसान हैं, 80% से ज्यादा जो है छोटे और मध्यम वर्गीय किसान हैं। क्या किसान इतना सक्षम है, उसके पास इतना जगह भी है भंडारण करने का, कि वो भंडारण करके रख ले, और मंडी में जब उसकी कीमत ज्यादा हो तब वो वहां से निकाल के जो मंडी में बेचने चला जाए? ये तो हंसी का सवाल है। सरकार ने ये संशोधन जो किया है वस्तु अधिनियम 1955 में जी, उसका मकसद क्या है? उन्होंने कहा है कि अब किसान कहीं से भी खरीद सकता है, जितना भंडारण कर सकता है, खरीद के भंडारण कर सकता है, जब चाहे बेच सकता है। और किसान की परिभाषा बदल दी है। जो खरीदार है, एफपीओ जो है, वो भी किसान बना दिया है। तो जो किसान 1-1.5-2 एकड़ का है, वो अपना बेचता है, फसल आने से पहले ही बेचने की कोशिश करता है। उसके ऊपर बहुत भार होता है, ब्याज होता है, उसके ऊपर लोन होता है, ऋण होता है। और खरीदेगा कौन? जो नया नया किसान बनाया है मोदी सरकार ने, अब एफपीओ ट्रेडर, अडानी अंबानी बनेंगे, अब एफपीओ किसान बनेंगे, वो खरीदेंगे। जब वो खरीद लेंगे, इतना खरीद लेंगे, उनपे 3/7 जो लगता था सब सेक्शन 7 ऑफ सेक्शन 3, जिसमें था होर्डिंग के लिए 3/7 का कानून जो था, वो समाप्त हो जाएगा, अब नहीं लगेगा उनके ऊपर। क्यों? क्योंकि गेहूं, दालें, चना, धान, आलू, प्याज आवश्यक वस्तु नहीं रहेंगी। अब आवश्यक वस्तु नहीं रहेंगी इस देश के अंदर। क्या रहेगा आवश्यक वस्तु? क्या रहेगी? सोचा ही नहीं इन्होंने। और वही मोदी जी कह रहे हैं मैं 5 किलो गेहूं दूंगा, 5 किलो या 5 किलो चावल दूंगा आवश्यक वस्तु। इसलिए आवश्यक वस्तु नहीं होगी, मोदी जी कैसे दे सकते हो आप? ये विरोधाभास है। वहीं पर आज पीडीएस सिस्टम जो है, उसमें आवश्यक वस्तु दी जाती है। अगर ये नहीं रहेंगे आवश्यक, तो आप खरीदोगे नहीं, दोगे नहीं तो खरीदोगे नहीं। जब खरीदोगे नहीं, एमएसपी डिक्लेयर भी कर दोगे, वो एमएसपी बेकार हो जाएगी। क्योंकि जैसे मक्का में 1760 की एमएसपी थी, 700 में बिका हमारा मक्का। आज धान 1855 की एमएसपी है, 1000 में बिक रहा है धान, 1100 में बिक रहा है धान। जहां चाहे, जो मंत्री चाहे साथ चले, मैं दिखाता हूं कहां बिक रहा है। हर मंडी में बिक रहा है। आज गेहूं 1925 की एमएसपी थी, जहां आपने खरीदी, बाकी 1500-1600 में बिक रहा है। तो आज जो है किसान को मारने का काम हो रहा है। ये जो अध्यादेश लाए हैं, संशोधन कर गया है, ये संशोधन भी जैसे मैंने कहा, भंडारण कौन भरेगा, कौन खरीदेगा? एफपीओ। एफपीओ को किसान का दर्जा दे दिया है। वो किसान आज खरीदेगा और भंडारण भरेगा, शॉर्टेज दिखाएगा और रेट बढ़ाएगा। जैसे आलू की शॉर्टेज अभी हो रही, 70-80 आ गया है, अभी आप 100-125 तक पहुंचेगा। उस समय सरकार कहेगी नहीं, हमने इसको नीचे करा दिया। अरे ऐसा काम ही क्यों कर रहे हो भाई? किसान का आलू 5 रुपए में लिया और मार्केट में 70 का बिक रहा है। क्या तमाशा बना लिया आपने ये? और फिर कहो किसान को फायदा हो रहा है। किसी को मालूम है कि किसान के आलू लगाने में कितनी कॉस्ट आती है? अरे आप कुछ हमारी बात मत सुनो,
तो आपका जो जनसंघ जो आपका आरएसएस का जो है किसान संघ है उसकी बात सुन लो। अरे अपने किसान मोर्चा की बात सुन लो। सुनने में मुझे आ रहा है कि किसान मोर्चा के लोग जो हैं इसका विरोध कर रहे थे तो उन्होंने पूरी कमेटी भंग कर दी, उसमें किसान मोर्चा ही चेंज कर दिया। वो आपका काम है, आप जो चाहे करो, पर जो किसान कह रहा है देश का उसको आप बदल नहीं सकते। किसान आपको बदल सकता है, किसान आपको लेके आया है और किसान आपको बदलने का काम कर सकता है, आप किसान को बदलने का काम नहीं कर सकते। इसलिए किसान की सुनो, नौजवान की सुनो, जो आज बोल रहा है बाहर रोड पे आके कह रहा है कि मेरा बाप कोरोना में बाहर नहीं आ सकता, मैं बाहर निकल रहा हूं, आज नौजवान बाहर निकल रहा है, उनकी बात सुनो। ये सब पढ़े लिखे लोग हैं, ये मत सोचे सरकार में आके मंत्री बन के आप भी पढ़े लिखे हो गए हैं, ऐसा नहीं होता है। आप बहुत पढ़े लिखे होंगे पर ऐसे ऐसे बाहर लोग हैं जो आपसे ज्यादा विद्वान हैं। लोगों की बात सुनो। जैसे मैंने कहा, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में आप लोग हार जाते हो, हम किसान जीत के आते हैं और आप कहते हो कोर्ट नहीं जाओगे आप। ये बर्बाद करने का काम नहीं तो क्या काम है ये आपका? अच्छा, एक बात जो मैं शुरुआत में ही पूछना चाहता था कि सरकार बार बार ये कह रही है, इस बिल के में जब भी सवाल पूछा जाता है तो उसका जवाब होता है कि नहीं, सरकारी खरीद की जो व्यवस्था है वो जारी रहेगी, यानी कि एमएसपी वो जारी रहेगी पहले की ही तरह। प्रधानमंत्री का ट्वीट भी आया, उन्होंने ट्वीट करके कहा, अखबारों में ऐड दिए गए, अखबारों में विज्ञापन दिए गए, अंग्रेजी हिंदी दोनों अखबारों में। हालांकि अंग्रेजी अखबार में विज्ञापन क्यों दिया गया मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद ये आप मतलब ये समझाइए मुझे जरा कि मैं समझना भी चाहता हूँ कि ये बिल में तो कहीं पर भी एमएसपी जो है वो खत्म कर दिया जाएगा ऐसा नहीं लिखा है। तो ये जो एमएसपी खत्म हो जाएगी या किसान जो है इसको लेकर आश्वस्त नहीं हो पा रहे हैं कि एमएसपी की जो व्यवस्था है वो आगे भी जारी रहेगी, इस बारे में किसान क्यों नहीं मतलब निश्चित हो पा रहे हैं या सुनिश्चित कर पा रहे हैं कि एमएसपी जो है वो खत्म हो जाएगी? देखिए, मोदी जी जो है, अंग्रेजी अखबारों में भी निकला, आपने कहा है तो मैं अंग्रेजी में एक छोटा सा उत्तर देता हूं। कहते हैं द प्रूफ ऑफ द पुडिंग लाइज इन द ईटिंग। स्वाद आता है जब खा के देखते हैं। आज की तारीख में किसान को बेवकूफ मत बनाओ। आपने कह दिया हमने चालू करी है, मैंने आपसे कहा मक्के का रेट आपको दिया, आपको गेहूं का रेट दिया, आपको धान का रेट दिया, आप बता दो ना। अगर आप कहते हो कि ये नहीं होगी तो आप लिखने में क्या, आपने कहा ना एमएसपी कहीं लिखा नहीं है खारिज होगी, एमएसपी का जिक्र भी कहीं नहीं है। आपने गारंटेड रेट लिखा है, गारंटेड मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं लिखा है। आप गारंटी का, आप एमएसपी का रेट लिखने को तैयार नहीं हो, पूरा विवाद उस पर हो रहा है। आप क्यों नहीं कहते कि एमएसपी रहेगी, एमएसपी के ऊपर हम गारंटी देते हैं खरीदने की, और अगर इससे कम कोई खरीदेगा तो वो जेल जाएगा, कानूनी अपराध होगा। जैसे हम डीजल कम रेट नहीं ले सकते, खाद कम रेट नहीं ले सकते, हम बिजली कम रेट नहीं दे सकते, आपको मिनिमम लेवल हमको देना है, कीटनाशक कम रेट नहीं दे सकते, और इन्हीं पे तो एमएसपी बनती है भाई। इसलिए क्या दिक्कत है इनको? क्योंकि मन में खोट है, काला है, ये चोर बाजारी करवानी है, काला बाजारी करवानी है, लोगों को लूटना है, किसान को लूटना है, और फिर कहना है अरे किसान भूखा है, वो कह रहे तुमने खा लिया खाना। अरे मैंने नहीं खाया, नहीं तुमने खा लिया खाना। 10 बारी बोलोगे तो आदमी हाथ जोड़ेगा, कहेगा भाई मैंने खा लिया तो आगे जा। ये तो केवल जिसे कहते हैं ना कि आपको जबरदस्ती आपके हलक से नीचे उतारने की बात हो रही है कि ये बिल हमारे लिए अच्छे हैं। मोदी जी, हम छोटे हैं, आप पीएम है ना, तो वीएम आपको चैलेंज नहीं कर सकता, पर आपको इतना कह रहा है कि मोदी जी, जिस दिन 6 आपके मंत्री आए थे, मैंने कुछ चैनल्स पे कहा था कि 6 मंत्री सामने बैठ जाएं, हम सामने बैठ जाएं, 6 लोग, केवल 6 किसान नेता, और अगर हमने मान और पूरा डिबेट खोल दिए देश के सामने, ओपन डिबेट टेलीविजन पे, ये नहीं कोई काटे या पाटे, अगर हम आपकी बात मान लें और आप हमें मनवाने में तैयार हो जाओ तो हम छोड़ देंगे। और हमने आपको बता दिया कि मंत्री जी इस चीज में लिखा नहीं है, ये चीज आप गलत बता रहे हो, आपने ये चीजें हैं, इससे किसान को नुकसान होगा। तो फिर आप जो है दिल बड़ा करने की बात नहीं है, आपको लोगों ने बिठाया है, आप अपने आप को चौकीदार कहते हो, आप सेवक कहते हो। तो जब लोग कह रहे हैं कि मुझे चौकीदार जी, मुझे घर से बाहर जाने के लिए नहीं जाना है, मुझे कोरोना है, आप जबरदस्ती घर से बाहर उसको मत निकालो, आप जबरदस्ती मत करो उसके साथ, आप केवल देश के चौकीदार हो तो चौकीदार बन के रहो। अच्छा, एक जो चीज़ है वो बार बार सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो या
हालांकि प्रधानमंत्री का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैं जिक्र नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोई भी अगर सरकारी जो मंत्री आता है वो किसानों के बारे में कहता है कि 2022-23 तक जो है वो किसानों की आमदनी जो है डबल कर दी जाएगी। कई बार घोषणा पत्रों में भी इसका जिक्र किया गया और कहा जा रहा है यही बात कि 2022-23 तक किसान आश्वस्त रहे, आमदनी डबल कर दी जाएगी या हो जाएगी। लेकिन सरकार उसी समक्ष में ये भी नहीं बताती है कि किसानों की अभी आमदनी कितनी है जिसको डबल करने की बात कही जाइए, क्योंकि कोई आंकड़ा नहीं है। तो क्या आपके पास कोई आंकड़ा है ऐसा जिसको लेकर आप बता पाए इस चीज को लेकर? दो चीजें हैं, इसका उत्तर दो चीज में दूंगा। पहले तो इनकी बात पे कितना विश्वास है, और दूसरा कि आज आंकड़े क्या हैं कि हम लोन में हैं, हमारा लोन बड़ा है या हमारी आमदनी बड़ी है। इसका उत्तर पहले दे दूं। आज किसानों का जब से मोदी सरकार आई है तो आंकड़े हैं कि 31% लोन किसानों का बड़ा है, लोन बड़ा है, ऋण बड़ा है। और दूसरी बात, हम आप पे विश्वास क्यों करें? आप जब आए थे शुरू में 2014 में, आपने कहा था C2+50 जो कांग्रेस ने नहीं दिया स्वामीनाथन वाला, हम देंगे। आपने आज तक नहीं दिया। मैंने पहले बता दिया आपको, सुप्रीम कोर्ट गए वगैरह वगैरह, आप विश्वास पात्र नहीं हो उसमें। दूसरी बात, आपने उत्तर प्रदेश के चुनाव में कहा मुझे वोट दो। योगी जी ने नहीं कहा, योगी जी का उस समय नाम नहीं था, मोदी जी ने कहा मुझे वोट दो, 14 दिन में पेमेंट कराऊंगा गन्ने की, वरना ब्याज दिलाऊंगा। आज भी 33%, एक साल हो गया, 33% लोगों को आज भी पेमेंट नहीं मिला। ब्याज तो छोड़ दीजिए, कोर्ट ने कहा तब भी नहीं मिला। ट्रिकल कर रहा है धीरे धीरे, कोर्ट के चक्कर में, इनके चक्कर में नहीं। आपने कहा मेरी सरकार आएगी तो पहला काम होगा कि आपका लोन माफ किया जाएगा। आपके पास नहीं हो तो मैं भेज दूंगा आपको, सारे के सारे मोदी जी ने जब कहा था। पब्लिक डिबेट में आया था, ये नहीं हुआ। आपने बच्चों से आपने कहा 15 लाख रुपए देंगे तुम्हारी जीविका बन जाएगी, काला धन आएगा तो। आपने कहा था 2 करोड़ नौकरियां देंगे। मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि वो बच्चे भी हमारे देहात के बच्चे हैं। 10 करोड़ नौकरी कहां गई, बल्कि कितनी करोड़ वापस हो गई वो छोड़ दीजिए, वो पॉलिटिकल बात हो जाती है। इन चीजों के बाद आपने कहा था दोगुना करने के लिए जीरो बजट खेती। कुछ रोहित याद आया? पार्लियामेंट में सीतारमन जी ने कहा था, निर्मला सीतारमन जी ने कहा था, वित्त मंत्री ने कहा था कि हम जीरो बजट खेती करने वाले हैं, 2022 तक दुगनी हो जाएगी। उस पार्लियामेंट के दिन के बाद आज तक जीरो बजट कहीं आपके समझ में आया? कहीं सुना? कहीं आपने? गायब हो गया था। कुछ जीरो बजट खेती होती ही नहीं है। आप जुमले लाते हो, फेंकते हो, उस समय लोग ताली बजाते हैं और बाद में वो खिसक के निकल जाते हैं। हम कैसे विश्वास करें आप पे? आपकी एक बात मजबूत हो तो हम बताएं, आपने एक बात कही हो तो हम बताएं कि हमें फायदा हो रहा है। और जैसे मैंने कहा, मुनाफा तो छोड़ दीजिए, किसान का ऋण 41% बढ़ चुका है पिछले 6 साल। हम क्या करें? और आप कह रहे हो भाई, मैं ये तो नहीं कहता हूं कि 2022 तक 2 गुना ऋण बढ़ जाएगा। हो सकता है 100% होगा, 2 गुना हो गया ना। ऋण तो बढ़ सकता है 2 गुना, पर आमदनी नहीं बढ़ रही, क्योंकि आपके रास्ते प्रो कॉर्पोरेट हैं, आपके रास्ते एंटी फार्मर हैं, आपके रास्ते खेती को बर्बाद करने के हैं, आपके रास्ते पूंजीपति को फायदा कराने के हैं। इसलिए इन बिलों का हम विरोध ही नहीं कर रहे हैं। इन बिलों को जहां तक होगा लागू नहीं होने देंगे, किसान लागू नहीं होने। अच्छा, एक चीज जो है वो विशेषज्ञ भी बार बार कह रहे हैं कि अमेरिका, ये जो दरअसल कानून है, ये दरअसल अमेरिका और यूरोप के मॉडल पर लाया गया है। लेकिन सवाल मेरा ये है कि अमेरिका और यूरोप जैसे कंट्री में भी तो हम यही देख रहे हैं कि वहां पर भी किसान जो है वो आत्महत्या कर रहे हैं। एक आंकड़ा भी आया था कि वहां पर भी किसानों की स्थिति ज्यादा ठीक नहीं है। वहां पर हालांकि सरकारी जो सब्सिडी है वो बहुत ज्यादा है, वहां पर भी किसान प्रदर्शन करते हुए सड़कों पर निकल रहे हैं। तो क्या ये क्या उसी मॉडल पे लाया गया है या कोई कुछ और सरकार को सुझाया गया, या क्या मंशा है सरकार की इस पर? ये सुनने में आता है कि अमेरिकन मॉडल पे लाया गया है। आजकल ट्रंप साहब से दोस्ती मोदी साहब की ज्यादा हो गई है, तो अमेरिकन मॉडल पे लाया हुआ है। तो कहीं ना कहीं मोदी साहब ट्रंप साहब से ये भी पूछ लें कि आप एक किसान को सब्सिडी कितनी देते हो भाई?
$60 लाख प्रति वर्ष, 44 लाख रुपया। और मोदी जी कितने देने की बात करते हैं? 6,000 रुपया किसान सम्मान, वो भी आधों को मिलती है, आधों को नहीं मिलती है। और सम्मान योजना के चक्कर में हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस को गोल करना चाहते हैं। वो भी किस्तों में 6,000 रुपया, 2-2 लाख रुपया। भाई 6,000 रुपया होता है 500 रुपया महीना, 500 रुपया महीना होता है 17 रुपए रोज। अगर 5 लोग घर में हैं तो 3 रुपए रोज भी नहीं आता एक आदमी का, उसमें तो बीड़ी नहीं आती उसकी, खाना तो बहुत दूर की बात है। ये क्या बातें करते हैं ये। और वहां पर 44 लाख रुपया एक आदमी का, किसान का। तो ट्रम्प साहब अब तो शायद बीमार है, जब ठीक होंगे मोदी जी उनसे शायद मालूम करेंगे। और 44 लाख रुपया छोड़ के अगर 4 लाख भी अगर हमें देंगे, अरे 40,000 भी देंगे तो हम आपका नमस्कार करेंगे योगी जी, मोदी जी। पर आप ये करो, हमारा हिंदुस्तान का मॉडल रहने दो। और एक चीज और है अमेरिकन मॉडल में, मैं देशवासियों को आपके मार्फत बताना चाहूंगा। एक चीज बहुत जरूरी है कि आज की तारीख में लोगों को यह अंदाज है कि अगर बाहर के लोग आ जाएंगे, बाहर के मतलब विदेशी हो या देशी हो, कोई भी हो, अडानी अंबानी हो, कारगिल हो, वॉलमार्ट हो, ये खेती करेंगे 1 लाख एकड़ में। अगर 1 लाख एकड़ में खेती करेंगे तो लोग कहते हैं कि भाई तुम अपने खेत में मजदूर बन जाओगे। मजदूर तो तब बनोगे ना भाई अगर गुंजाइश रहेगी। 1 लाख एकड़, अगर 2.5 एकड़ एक की औसत लगाओ तो 40,000 परिवार बेघर हो जाएंगे। और 1 लाख एकड़ बड़ी मशीनों के साथ केवल 10 आदमी ऑपरेट करते हैं शुरू से लेकर आखिर तक। 11वां आदमी नहीं चाहिए उनको। तो 40,000 लोग क्या करेंगे? पूरे देश में 8 से लेकर 10 करोड़ लोग बर्बाद हो जाएंगे। कोरोना में देखा ना, 6 महीने घर में बैठे लोग, आधे लोग पागल हो गए, बुरे हाल हो गए। अगर घर में बैठ बैठ के होंगे, उनको बेशक आप मुआवजा दे दोगे, आप कहोगे ठीक है हम तुम्हें लीज मनी दे रहे हैं, जो कि इसमें प्राविधान नहीं है बिल के अंदर, पर बात की जा रही है। अगर दे भी दोगे आप तो उसमें क्या होगा? आदमी शराब में जाएगा, नशे में जाएगा, ड्रग्स में जाएगा, अगली पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। इनके पास कम से कम काम तो है, ये काम मत, इनका काम समाप्त मत करिए। तो ये अमेरिकन मॉडल की जो बात है, वहां पर आपको मालूम है ना 6% लोग खेती में हैं। और अमेरिका में जमीन हमसे ज्यादा है, हिंदुस्तान से ज्यादा है। उनकी आबादी 31-32 करोड़ है, हमारी आबादी 138 करोड़ है। क्या मुकाबला कर रहे हैं, क्या मुकाबला कर रहे हैं? कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, कुंबा बन गया भानुमति का। ऐसे करके बर्बाद मत करो भाई। ठीक है। अच्छा, ये मैं पूछना चाहता हूँ कि आगे किसानों का क्या प्लान है? मतलब ये जो कानून तो बन गया है, राष्ट्रपति जी की भी मुहर लग गई इस पर, सरकार भी प्रदर्शनरत है अपनी मांगों को लेकर। आगे क्या और भी प्रदर्शन होने वाले हैं क्या? जैसे 25 सितंबर को हुआ था, हालांकि कवरेज नहीं हुई उस दिन, मैं ये बात दोहराना चाहूँगा। उसी दिन एक बॉलीवुड की एक बड़ी अभिनेत्री को एनसीबी ने समन किया था, तो उस कारण से पूरा मीडिया जो है वो वहीं पर झपट्टा मारने के लिए चला गया। वो बात अलग है, लेकिन क्या किसान संगठनों का आगे का क्या प्लान है, रोड मैप क्या है कि इसको कैसे करना है आगे? क्या सरकार पीछे कदम खींचेगी इसको लेकर, आपको लगता है, या क्या होने वाला है? देखिए रोहित, आपने खुद ही जवाब दे दिया थोड़ा। तो आपने कह दिया कि 25 सितंबर के दिन पहले आपको मालूम है रिहा चक्रवर्ती थी, फिर कंगना जी थी, फिर दीपिका जी आ गई। किसान का मुद्दा तो बाहर, मैंने आपसे शुरू में कहा ना, एक सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या करता है तो क्या हाल होता है? 42,480 किसान मजदूर आत्महत्या करते हैं तो उनके कोई पूछ नहीं होती। अगले साल की गिनती देखते हैं आप कितनी होंगी। और वहीं पर जो आपने कहा अभी, मीडिया के ऊपर हम अब निर्भर नहीं, हम निर्भर नहीं हैं। हमने मोदी जी से सीख लिया है आत्मनिर्भर होना। हम सोशल मीडिया पे निर्भर हैं। अब हम देश को खिलाते हैं, हम तो हमेशा आत्मनिर्भर थे। और अब मीडिया के हिसाब से भी हम नहीं देख रहे कि कौन सा चैनल क्या कह रहा है। बच्चे पढ़े लिखे हैं, बच्चे आज आईटी सेल चला रहे हैं हमारे मीडिया का, मेरे संगठन का आईटी सेल है। और बच्चे ट्वीट करते हैं और हिंदुस्तान में आगे बढ़ के ट्वीट करके दिखाते हैं। तो आज की तारीख में हमें मीडिया की, अगर मीडिया करता है बहुत अच्छा है, अगर सरकारी मीडिया बन चुका है तो गुड फॉर द मीडिया। अगर किसान, ये भी याद रखें मीडिया वाले, जो रोटी खाते हो ना भाई, बेशक खरीदते होगे,
पर किसान की मेहनत का पसीना उस रोटी के अंदर होता है। उनको ध्यान करना है, हमें ध्यान नहीं करना है। हम अपना फर्ज निभा रहे हैं, वो अपना फर्ज निभाएं। वहीं पर देश को बोलना चाहूंगा, 26-27 नवंबर को एक कार्यक्रम होगा। उससे पहले हमने किया था 25 सितंबर के बाद 28 सितंबर को भगत सिंह का जन्मदिवस था। उस दिन पूरे देश में नौजवान गया और उसने भगत सिंह की प्रतिमा के आगे लाइन लगाकर और शपथ लिया कि आपने देश के लिए जो काम किया था आजाद करने के लिए, हम खेती को कॉर्पोरेट से आजाद करने के लिए, इन बिलों से आजाद करने के लिए हम अपनी जान हथेली पर रख के आगे निकलेंगे। और आपको उसका नतीजा है, निकल रहे हैं। वहीं 2 अक्टूबर को हमने सोशल बॉयकॉट कर दिया। जितने एमपीज हैं, जितने एमएलए हैं जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं बिल्स को, उनका घेराव करो, उनको गांव में मत आने दो, जब तक मत आने दो जब तक ये बिल वापस नहीं होते। और वो काम चालू आपने देखा है। उसके बाद में हर कहीं हमने कहा, क्योंकि अब जो है 14 तारीख को मोदी जी कह रहे हैं ना एमएसपी मिल रहा है, एमएसपी मिल रहा है, एमएसपी खरीद हो रही है। 14 तारीख को एमएसपी अधिकार दिवस मनाएगा पूरा देश। हर मंडी में, हर कहीं जो प्राइवेट मंडी लगाएं जहां भी हो, इनका विरोध किया जाएगा डट के। उसके बाद में, क्योंकि अभी धान की कटाई चल रही है, आदमी को अपना घर भी देखना है। उसके बाद में गेहूं की बुआई भी होगी, फसलों की बुआई होगी, कहीं सरसों की पहले बुआई हो जाएगी, पहले खरीफ खत्म होगी फिर रबी चालू होगी। उसके बाद में 10 दिन का समय सबके पास होगा। कहीं गन्ना भी चालू हो जाएगा, नहीं चालू होगा तो गन्ना ठीक है। गन्ना तो आपको मालूम है ना, गन्ना कोई बेचता नहीं है, गन्ना डालते हैं। क्यों डालता क्या है? अरे कूड़ा डालते हैं। तो गन्ना डालते हैं क्योंकि गन्ने की खरीद नहीं होती। हमें लोगों को सिखाना है गन्ना ना, वो तब बिकेगा जब सही रेट मिलेगा, उसकी बात अलग है। अब उसके बाद में हमें क्या करना है, 10 दिन का टाइम सबको मिल जाएगा। उसके बाद 26-27 नवंबर को पूरा देश दिल्ली में आएगा और कूच करेगा और मोदी जी को बताएगा कि मोदी जी आपने जो किया है अच्छा नहीं किया है, हम आपको बताने आए हैं कि बिल वापस लो वरना सिंहासन छोड़ो, और कोई रास्ता नहीं हमारे पास। अच्छा, एक आखिरी सवाल। किसान आएगा, 10 लाख किसान आएगा, तो कहीं ना कहीं तो मोदी जी को उसकी बात माननी पड़ेगी। अगर नहीं मानेंगे तो फिर हमारा चौकीदार कैसा? मानेंगे तो चौकीदार को एक्सटेंशन भी मिल सकता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, और ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा मैं इसको, कि पूरे लॉकडाउन के दौरान हमने तमाम सेक्टर्स में देखे कि मंदी आई, उसमें भयावह परिणाम देखने को मिले, लाखों लाख लोगों की नौकरी चली गई। लेकिन खास करके किसानों का जिक्र करके मैं पूछना चाहता हूं कि लॉकडाउन के दौरान किन किसानों को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ और क्या स्थिति रही थी? आप क्योंकि लगातार इन पर नज़रें बनाए हुए हैं, संयोजक हैं आप, तो आपको बेहतर पता होगा इस बारे में। देखिए, नुकसान की बात करें, फल को बहुत नुकसान हुआ, फूल को बहुत नुकसान हुआ, दूध को बहुत नुकसान हुआ, अनाज को भी नुकसान हुआ। अरे कौन सा किसान है जिसको नुकसान नहीं हुआ? वहीं पर ही जो है आपसे कहना चाहूंगा कि 20 लाख करोड़ का पैकेज मोदी जी ने देश को दिया। इस नुकसान की भरपाई के लिए क्या दिया? ये 3 बिल दिए। आपने क्या दिया? आपने कहा मेरी 1 करोड़ इतने करोड़ की यहाँ की योजना है, इरिगेशन की योजना है। अरे नुकसान हुआ, आप एमएसएमई को आपने दिया ना 3 लाख करोड़ रुपया। हमें क्या दिया? और एमएसएमई आज अगर कुछ करती भी है, बनाती भी है, जब तक उसको खरीदने वाले के पास क्षमता नहीं होगी, पॉकेट में पैसा नहीं होगा, कैपेसिटी टू परचेज नहीं होगी, और वो है देहात, तब तक एमएसएमई को आप मोदी जी 30 लाख करोड़ दे दो तब भी फायदा नहीं होगा। आपको बढ़ाना है तो क्षमता बनानी है किसान की। अगर हमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस स्वामीनाथन वाला मिल जाएगा 50% प्रॉफिट के साथ, तो फिर हम जो है देश को, और 3.4 नहीं 6.8 हम पूरे देश की जीडीपी कर सकते हैं। इतना बूता हम रखते हैं। पर आप अगर केवल कॉर्पोरेट के साथ चलना चाहते हो तो वो आपकी सोच है। ठीक है, इसी के साथ हम इसको विराम देंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया वीएम सिंह जी हमसे बात करने के लिए। और मूल बात यही है कि अगर एक लाइन में मैं अगर कहूँ कि सरकार कह रही है कि किसानों की आमदनी जो है वो डबल हो जाएगी 2022-23 तक, लेकिन किसान कह रहा है कि आमदनी छोड़िए, अगर मुझे सही दाम ही अगर मिल गया वही मेरे लिए काफ़ी होगा। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।